गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोहार एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय जोहार एडू कैंपस में जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस में ले रहा हूं, जनरल साइंस की, जिसमें जनरल साइंस में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स अपना 2-3 दिनों में कंप्लीट किया है। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं। देखिए, टिश्यूज मीन्स होता है ऊतक। ये टिश्यूज है क्या, इनके बारे में जान लें। देखिए, टिश्यू का मतलब होता है कोशिकाएं, सबसे छोटी इकाई होती हैं, और जब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जिस भी ऑर्गन का निर्माण करती हैं, जिस भी आवरण का निर्माण करती हैं, उसे टिश्यूज या ऊतक कहते हैं। ठीक है। और ये टिश्यूज या ऊतक जो है, ये प्लांट की बॉडी का भी फॉर्मेशन करता है और एनिमल की बॉडी भी बनाता है। आप ऐसे सुन लीजिए कि सेल है, सेल टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम बॉडी का निर्माण करता है। यानी कि जो टिश्यूज होता है वह सेल से ऊपर वाला स्टेज है। तो आप कह सकते हैं टिश्यूज के बारे में कि टिश्यूज जो होता है अ ग्रुप ऑफ द सेल with similar structure and function। इसका मतलब होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, उसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं बेटा। और जो ये टिश्यूज होते हैं, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। टिश्यूज जो है 2 टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। तो एक एक करके हम लोग दोनों को, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में जानेंगे कि ये प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज होते क्या हैं। जैसे प्लांट टिश्यूज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, प्लांट टिश्यूज के बारे में आपको बताऊं तो इसे हिंदी में पादप ऊतक कहते हैं। और ये जो प्लांट टिश्यूज है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक ऊतक। दूसरा परमानेंट टिश्यूज यानी स्थायी ऊतक। तो ये जो पादप ऊतक है, ये 2 प्रकार का होता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक स्थायी ऊतक होता है। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जो लगातार सेल डिवीजन करते रहते हैं, एक ऐसा टिश्यू
जिनके सेल्स लगातार सेल डिवीजन करते रहते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। यानी इनके जो सेल हैं वो क्या करता रहता है, सेल डिवीजन करता रहता है। तो ऐसे टिश्यू जिनके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं उन्हें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब सेल डिवीजन आपको मालूम ही है कि सेल डिवीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सेल डिवीजन जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और सेल डिवीजन जिस टिश्यूज में होता है उसे हम लोग विभजोतक ऊतक कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि एक ऐसा टिश्यू जिनके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं उन्हें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 भागों में बटा होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। इसको हिंदी में शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक कहते हैं, अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक कहते हैं और पार्श्व विभजोतक ऊतक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो प्लांट में जमीन के ऊपर वाले भाग को हम लोग सूट कहते हैं और जमीन के नीचे वाले भाग को हम लोग रूट कहते हैं। अब जब इस सूट के इस पार्ट पर अगर सेल डिवीजन होगा, ध्यान दीजिएगा, सूट के सबसे ऊपरी भाग पर अगर सेल डिवीजन होता है तो ये ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ेगा। रूट के इस भाग पर अगर सेल डिवीजन होता है तो ये नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ने के लिए जो टिश्यूज हेल्प करता है उसे हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल में हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है और सेल डिवीजन के कारण ही किसी भी प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। अगर बेटा इस सूट के सबसे ऊपरी हिस्से पर अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ेगा, और जब ऊपर की तरफ लंबाई में ये बढ़ रहा है और रूट सेल डिवीजन के द्वारा नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ रहा है, तो इन दोनों के लिए जिम्मेदार ऊतक है एपिकल मेरिस्टेम यानी एपिकल मेरिस्टेम। इसको शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक कहते हैं। और जब अगर ये ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच निकल रहा है, तो ब्रांच के इस भाग में अगर सेल डिवीजन हो रहा है और ये लंबाई में बढ़ रहा है और ये रूट है, रूट इस तरीके से लंबाई में बढ़ रहा है, तो इन दोनों के लंबाई में बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये सेल डिवीजन, और इसके लिए जिम्मेदार ऊतक है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यानी कि अगर प्लांट है, प्लांट जो है अगर ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ रहा है, प्लांट नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेल डिवीजन,
ऊपर और नीचे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कारण है सेल डिवीजन, और वो ऊपर नीचे जो लंबाई में बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार है एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, और जो शाखाएं बढ़ रही हैं, जैसे प्लांट ऊपर नीचे बढ़ गया तो एपिकल मेरिस्टेम जिम्मेदार है, और ये जो शाखाएं बढ़ रही हैं, ये जो शाखाएं बढ़ रही हैं, जड़ों की रूट हेयर्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है उसके सेल डिवीजन के पीछे कारण जो है वह है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये प्लांट जो है ये मोटाई में बढ़ता है, तो मोटाई में भी बढ़ने के लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये प्लांट मोटाई में बढ़ रहा है तो मोटाई में बढ़ने के लिए भी सेल डिवीजन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उन प्लांट टिश्यूज में जो पहला पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको विभज्योतक ऊतक कहते हैं, विभज्योतक ऊतक कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं सदैव विभाजन करती रहती हैं, और अगर कोशिका विभाजन हमेशा होता रहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि प्लांट में हमेशा वृद्धि एवं विकास होता रहेगा। तो जो अगर ऊपर और नीचे तने के ऊपरी हिस्से में और जड़ के ऊपरी हिस्से में अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो तना ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ता है और जड़ नीचे की तरफ लंबाई में बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वह है एपिकल मेरिस्टेम, और जो ये शाखाएं जो बढ़ती हैं, जो ब्रांचिंग हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और प्लांट जो मोटाई में बढ़ता है इसके लिए जिम्मेदार है बेटा वह है आपका लैटरल मेरिस्टेम। आशा करते हैं कि ये बात आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्लांट टिश्यूज क्या होता है, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। इनके क्या फंक्शन होते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां सेल डिवीजन करना बंद कर देता है, अब इसके बाद सेल डिवीजन नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां सेल डिवीजन करना बंद कर देता है, अब इसके सेल डिवीजन नहीं होगा, तो निर्माण करता है परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू का निर्माण करेगा। ये परमानेंट टिश्यू मीन्स होता है स्थायी ऊतक, जो जीवन पर्यंत जब तक प्लांट जीवित रहेगा तब तक ये अस्थायी ऊतक मौजूद रहेगा। ये जो परमानेंट टिश्यूज होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, सामान्य स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। तो ये जो सामान्य स्थायी ऊतक हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो आइए अब हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में जानते हैं। परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसको पैरेन्काइमा को हिंदी में मृदुतक बोलते हैं, कोलेन्काइमा को हिंदी में
स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा को हिंदी में दृढ़ ऊतक के नाम से जाना जाता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक होता है, ये दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया अच्छी तरीके से। अब देखिए एक एक करके सबको क्लियर करता चलता हूँ। सबसे पहले है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मीन्स होता है मृदुतक। पैरेन्काइमा मीन्स होता है मृदुतक। अब देखिए मृदुतक का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मृदुतक में एक बात याद रखिएगा, ये जो सेल पाए जाते हैं ये हो गया। अब देखिए ये जो इसका लेयर बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होंगे जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान देना बेटा इधर, कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होंगे जिनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना क्लोरोप्लास्ट का काम है। तो जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा उसको कहा जाता है, ये देखिए क्लोरेन्काइमा, नाम देखिएगा क्लोरेन्काइमा। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने से क्या लाभ होगा कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह क्लोरेन्काइमा कहलाता है, इस बात को भूलिएगा मत। पैरेन्काइमा जो होता है इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, यानी ये एक लिविंग टिश्यू होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिविंग टिश्यू कौन होता है, तो पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है जो अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो क्लोरोप्लास्ट का मौजूदगी ये बताता है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो इस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ जलीय पौधे होते हैं, तो कुछ जलीय पौधों में जलीय पौधों के पैरेन्काइमा में बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है जिसमें हवा भरी रहती है, जिससे वे पानी में तैरते रहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, चाहे वो झारखंड पीसीएस की बात की जाए, चाहे वो जेपीएससी की बात की जाए, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात की जाए। तो ज़्यादातर जो बेटा जेपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैरेन्काइमा होता है उस पैरेन्काइमा में जो खाली स्थान होता है, यानी जलीय पौधे तैरते कैसे हैं, कैसे वो तैर लेते हैं। तो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा में बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है
और उस खाली स्थान में हवा भर जाती है, जिससे ये गुब्बारे की जैसी संरचना बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें उत्प्लावन बल की वजह से, बायोन्स फोर्स की वजह से ये पानी पर तैरते रहते हैं। तो ऐसी संरचना को, पैरेनकाइमा में ऐसी संरचना को बोला जाता है एयरेनकाइमा। एयरेनकाइमा, तो ये एयरेनकाइमा कहलाता है बेटा। तो एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये पैरेनकाइमा का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वह कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, और इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये पतला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं फल, फूल, पत्तियां, तने इत्यादि, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। इन्हें बोला जाता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। पैरेनकाइमा को मृदुतक कहते हैं। पैरेनकाइमा एक जीवित ऊतक होता है। पैरेनकाइमा में कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इस पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। कभी कभी जलीय पौधों में पैरेनकाइमा में उस जगहों पे सेल के बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है जहाँ हवा भरी रहती है, और वो हवा भरी रहने के कारण गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं और पानी में ये तैरने में मदद करता है। तो इसको एयरेनकाइमा कहा जाता है। तो जो पानी में जो तैरने में मदद करता है, इस पैरेनकाइमा को एयरेनकाइमा कहते हैं, और जो भोजन बनाने में मदद करता है उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और बाकी पैरेनकाइमा होता ही है। ये पैरेनकाइमा के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दे दी। इसके बाद बेटा दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक के नाम से जाना जाता है। ये जो कोलेनकाइमा होता है, ये हार्ड भी होता है, और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये कोलेनकाइमा जो है यह भी लिविंग टिश्यू होता है, और यह प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह प्लांट्स को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा का मतलब होता है जो शाखाएं, पत्तियां, फूल जो प्लांट्स पर जुड़े रहते हैं ना, वो इसी के कारण जुड़े रहते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा, इसके आउटर मोस्ट लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है, और ये काफ़ी पैक्ड होते हैं। ये हो गया सेलुलोज, और ये हो गया पेक्टिन। इनकी परत से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं। तीसरा है बेटा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को
दृढ़ोतक कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि जो स्क्लेरन काइमा होता है यह नॉन लिविंग टिश्यूज से बना होता है। नॉन लिविंग टिश्यूज का मतलब होता है कि ये इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं। तो इसके सेल्स जो होते हैं डेड कर जाते हैं, तो ये स्क्लेरन काइमा नॉन लिविंग कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि ये स्क्लेरन काइमा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। स्क्लेरन काइमा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर लिग्निन की परत पाई जाती है। और स्क्लेरन काइमा जो है इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने अखरोट खाया होगा, आप लोगों ने नारियल खाया होगा, अखरोट, नारियल इत्यादि का ऊपरी कठोर भाग, अखरोट, नारियल इत्यादि का जो ऊपरी कठोर भाग होता है वह स्क्लेरन काइमा का बना होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने नाशपाती खाया होगा, तो नाशपाती में जो किरकिरापन होता है इसका भी मुख्य कारण है स्क्लेरन काइमा। और जितने भी रेशे होते हैं, रेशे, ये भी स्क्लेरन काइमा के उदाहरण हैं। और पादपों का पुराने पादपों का ऊपरी छाल, जो बार्क होता है, जो पुराना होता है, वह सब स्क्लेरन काइमा का बना होता है। स्क्लेरन काइमा की खास बात यह होती है कि यह ऊपर की तरफ चपटे होते हैं और बीच में थोड़े मोटे होते हैं। तो ये ऊपर की तरफ चपटे और बीच में मोटे होते हैं। इस तरीके से लंबे लंबे ये स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। तो ये जो होता है ये नॉन लिविंग होता है स्क्लेरन काइमा प्लांट्स में। और दृढ़ोतक कहा जाता है, ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव सेल से मिलकर बने होते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके ऊपर लिग्निन की परत पाई जाती है और अखरोट, नारियल इत्यादि के ऊपरी कठोर भाग में पाया जाता है। नाशपाती का जो किरकिरापन होता है खाते वक्त, उसमें ये आपका स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। और जितने भी रेशे, फाइबर्स होते हैं, उन सब में स्क्लेरन काइमा की मौजूदगी होती है। और पुराने पादपों में जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसको बार्क कहते हैं। पुराने पादपों का ऊपरी छाल जो होता है, ये भी आपका स्क्लेरन काइमा से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो आइए देखते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। मैंने आपको ये जानकारी दी कि पैरेन्काइमा को मृदुतक कहते हैं और पैरेन्काइमा जो है ये एक लिविंग टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और याद रखिएगा, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनके सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेसेज इसमें पाया जाता है। और इनकी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। बट आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और ये लिविंग होते हैं, ये बात मैंने बता दिया। इसके सेल्स के बीच बीच में कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, अलग से याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में तैरते हैं, तो उस तैरने के पीछे कारण क्या है? पौधे जल में कैसे तैरते हैं? तो पैरेन्काइमा के बीच बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है बेटा। और उस स्पेस में क्या है कि हवा भर जाती है। उस हवा भरने की वजह से वो गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती है, बैलून लाइक से स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं।
तो इसकी वजह से उसको बायोन्स फोर्स, उत्प्लावन बल के कारण ये तैरना शुरू कर देते हैं। तो ये इनको एरेनकाइमा कहा जाता है। और याद रखिएगा ये आपके झारखंड पीसीएस के एग्जामिनेशन में तो ज़रूर पूछा जाता है, जो जेपीएससी के, जो झारखंड पीसीएस की जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपको प्रारंभिक परीक्षा की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में। और ये क्वेश्चन आपको अदर स्टेट के जो पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अब ये हो गया आपको पैरेनकाइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में बता ही दिया कि हार्ड होता है और कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल होता है। सेलुलोज और पेक्टिन की परत इसमें पाई जाती है और लिविंग टिश्यूज से मिलकर ये भी बने होते हैं। और ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो ये भी बेटा आपके स्टेम, उसको बार्क ना लिखा जाए, स्टेम जो होता है स्टेम में पाया जाता है। कुछ आपको फ्रूट्स में पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा, इट्सेट्रा। तो इन सब जगहों पर ये मौजूद रहता है आपका कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है मैंने आपको बता ही दिया कि ये दृढ़ोतक बोला जाता है और ये नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, यानी इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड कर जाते हैं। तो डेड सेल्स होते हैं तो नॉन लिविंग कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये लिग्निन की परत से ढका होता है और लिग्निन की परत पाई जाती है। और जो ओल्ड बार्क ऑफ द प्लांट्स का जो ओल्ड बार्क होता है वो इसकी स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। इसका यूज़ हम लोग ईंधन बनाने में करते हैं। और ये जो अखरोट है, नारियल है, ये सब का जो ऊपरी कठोर भाग है, ये सब के सब आपके स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। आपका जितना भी रेशा स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो ये सब सारी बातें जो मैंने बताई स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताई। अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, थोड़ा अलग से ही मैं आपको इसको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने एक शब्द यूज किया है ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं, फ्यूल किसे कहते हैं। तो फ्यूल अगर कभी आ जाए ना, थोड़ा सा इससे हट के है, चूंकि आ गया है तो मैं लगे हाथ सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से आए हुए क्वेश्चन भी आप कर लें। देखिए जो फ्यूल होता है ना, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में कहें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फ्यूल जो होता है हमारे इस वातावरण में 3 प्रकार के फ्यूल्स होते हैं। एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए आप घरों में लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो वो सॉलिड ही है। कोयला का यूज़ कर रहे हैं वो भी सॉलिड है। तो कोयला, लकड़ी, ये सब सॉलिड होते हैं। तो कोयले की कई प्रजातियां हैं, जैसे मान लीजिए आपका एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पिट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब कोयले की प्रजातियां हैं। इसमें पूछा जाता है सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का है। भारत में सबसे अधिक किसका यूज़ किया जाता है, तो बिटुमिनस का यूज़ किया जाता है। ब्राउन कोल किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं। सबसे पुअर आपका पीट होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको कम से कम रहनी चाहिए। ये सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। अगर लिक्विड फ्यूल में बोला जाए तो लिक्विड आपने बहुत सारे फ्यूल देखे होंगे, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, ये सब लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है और पेट्रोल की शुद्धता की बात की जाए तो पेट्रोल की शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे। तो पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। पेट्रोल इंजन में कभी कभी नॉकिंग होने लगता है, अपस्फोटन बोलते हैं हिंदी में। तो नॉकिंग जो होने लगता है ना, तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल जो गाड़ियां हैं उनकी माइलेज कम हो जाती है। तो नॉकिंग को समाप्त करने के लिए पेट्रोल में हम लोग टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं, जो एंटी नॉकिंग मटेरियल है। इससे क्या होता है कि माइलेज बढ़ जाता है। डीजल को किस से मेजर किया जाता है, डीजल की शुद्धता का मापन कैसे करते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ गया। मान लीजिए पेट्रोल तो सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल जो है ऑक्टेन नंबर हो गया। डीजल की शुद्धता का मापन कैसे करते हैं, तो डीजल की शुद्धता का मापन अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा C10 नंबर से किया जाता है। C10 नंबर से सब